नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली की अदालत ने मंगलवार को भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों द्वारा दायर एक आपराधिक मामले में यौन उत्पीड़न, धमकी और महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने के आरोप तय किए हैं। ब्रजभूषण ने कहा है, इसका कोई सवाल ही नहीं, गलती किए ही नहीं है और वे इस मामले में ट्रायल का सामना करने को तैयार हैं। पूर्व जज और तमलुक से भाजपा उम्मीदवार अभिजीत गांगुली को केंद्रीय चुनाव आयोग ने मंगलवार को फटकार लगाई। आयोग ने पूर्व जज के चुनाव प्रचार पर 24 घंटे का प्रतिबंध लगाया है। ईसीआई ने यह भी कहा है कि उनकी टिप्पणियों से पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को नुकसान और बदनामी हुई है, जहां महिलाओं के सम्मान की एक विशिष्ट परंपरा है। प्रशांत किशोर ने एक बार फिर कहा है कि मेरा मानना है कि आप किसी भी तरह से चुनाव का आकलन कर लें, ऐसा लग रहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार की वापसी देश में होने जा रही है। आंकड़ों को लेकर चर्चा हो सकती है, मत भिन्नता हो सकती है, लेकिन मोटे तौर पर करीब करीब ये बात दिख रही है। इस समय जो सरकार है उसे पिछले लोकसभा में जिस तरह के नंबर मिले, लगभग उन्हीं नंबर या उससे थोड़े बेहतर नंबर के साथ सरकार वापसी कर सकती है। इसके बाद ट्विटर पर लोग प्रशांत किशोर को लेकर सवाल उठा रहे हैं। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि प्रशांत किशोर इतने इंटरव्यू क्यों दे रहे हैं, तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि प्रशांत किशोर को बचे हुए चरणों के लिए माहौल बनाने के लिए तैनात किया गया है। सीएसडीएस के निदेशक संजय कुमार ने मोदी को चिंता देने वाली बात कही है। उन्होंने कहा है कि अब 400 और 370 की चर्चा खत्म हो चुकी है। अब सवाल है कि क्या बीजेपी 2019 का अपना प्रदर्शन दोहरा पाएगी या नहीं दोहरा पाएगी। इस पर भी चर्चा बनी हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादा चर्चा इस बात पर शुरू हो गई है कि क्या बीजेपी अपने दम पर बहुमत ला पाएगी, यानी 272 सीटें पार कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। क्योंकि ऐसा अनुमान लगने लगा है कि अगर बहुमत आएगा तो बिल्कुल बॉर्डर लाइन यानी 272-74 ऐसा होगा, और ऐसा भी हो सकता है कि 5-7 सीटें बहुमत से नीचे चली जाएं। इससे पहले एक्सिस माई इंडिया के प्रदीप गुप्ता ने कहा था कि लड़ाई आखिरी ओवर तक होगी, चुनाव बहुत दिलचस्प हो गया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। उनकी अंतरिम याचिका पर कोर्ट में कल यानी 22 मई को फिर विचार करेगा। बता दें, हेमंत सोरेन ने भी दिल्ली के सीएम केजरीवाल की तरह चुनाव प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत की मांग की है। सोरेन की अंतरिम जमानत की मांग का विरोध करते हुए ईडी ने कहा है कि चुनाव के लिए प्रचार करने का अधिकार ना तो मौलिक अधिकार है, ना ही संवैधानिक अधिकार है और ना ही कानूनी अधिकार है। कलकत्ता हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस चित्तरंजन दास ने सोमवार को कहा कि उनके व्यक्तित्व को निखारने, साहस और देशभक्ति पैदा करने का श्रेय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस को जाता है। जज ने कहा कि वो तो बचपन से ही आरएसएस से जुड़े गए थे। जज साहब ने फरमाया, आज मुझे सच्चाई बतानी चाहिए। मुझ पर इस संगठन का बहुत एहसान है। मैं बचपन से लेकर जवानी तक पढ़ रहा। मैंने साहसी, ईमानदार होना, दूसरों के लिए समान नजरिया रखना और सबसे ऊपर सीखा है, आप जहां भी काम करते हैं वहां देशभक्ति की भावना और काम के प्रति प्रतिबद्धता होनी चाहिए। मैं ये स्वीकार करता हूं कि मैं आरएसएस का सदस्य था और हूं। हालांकि जस्टिस दास ने यह भी कहा कि जज बनने के बाद उन्होंने खुद को आरएसएस से अलग कर लिया और सभी मामलों और मुकदमों को निष्पक्षता से निपटाया, चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़े रहे हों। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि योगी जी ने दिल्ली आकर मुझे काफी गालियां दी। मैं योगी जी से कहना चाहता हूं कि आपके असली दुश्मन तो आपकी पार्टी में बैठे हैं। प्रधानमंत्री जी और अमित शाह आपको कुर्सी से हटाने का पूरा प्लान बना चुके हैं। आप उनसे निपटिए ना, आप केजरीवाल को क्यों गालियां दे रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। अमित शाह ने सोमवार को दिल्ली में एक चुनावी रैली के दौरान कहा था कि अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी को भारत में कोई समर्थन नहीं करता, इनके समर्थक पाकिस्तान में ज्यादा हैं। इसी बयान पर पलटवार करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कल अमित शाह दिल्ली आए थे। दिल्ली आकर उन्होंने देश के लोगों को अनर्गल गाली गलौज करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के सपोर्टर पाकिस्तानी हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि दिल्ली के लोगों ने हमें 62 सीटें और पंजाब के लोगों ने 92 सीटें देकर सरकार बनाई है, तो क्या ये लोग पाकिस्तानी हैं। केजरीवाल ने कहा, गुजरात के लोगों ने हमें 14% वोट दिया, क्या वो भी पाकिस्तानी हैं। क्या इस देश के सभी लोग पाकिस्तानी हैं। आपको प्रधानमंत्री जी ने अपना वारिस चुना है। इस बात का आपको इतना अहंकार हो गया है कि आप लोगों को गालियां धमकियां देने लगे हैं। अभी तो आप पीएम बने नहीं हैं और आपको इतना अहंकार हो गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप पीएम नहीं बन रहे हैं क्योंकि जनता 4 जून को बीजेपी की सरकार नहीं बना रही है।
हजारीबाग संसदीय सीट के लिए 20 मई को हुई वोटिंग के दौरान वोट नहीं डालने और बीजेपी के प्रत्याशी को मदद नहीं करने की वजह से बीजेपी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। झारखंड बीजेपी के महामंत्री और राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने इससे संबंधित पत्र भेजकर जयंत सिन्हा से 2 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण देने के लिए कहा है। सांसद आदित्य साहू ने पत्र में लिखा है, लोकसभा चुनाव 2024 में जब से हजारीबाग लोकसभा सीट से पार्टी द्वारा मनीष जायसवाल जी को प्रत्याशी घोषित किया गया है, तब से आप ना तो चुनाव प्रचार प्रसार और न ही संगठनात्मक कार्य में रुचि ले रहे हैं। इसके बावजूद लोकतंत्र के इस महापर्व में आपने अपने मताधिकार का प्रयोग करना भी उचित नहीं समझा। आपके द्वारा बरते गए इस रवैये से पार्टी की छवि धूमिल हुई है। बीजेपी नेता और ओडिशा के पुरी से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी समित पात्रा की टिप्पणी के बाद ओडिशा के मुख्यमंत्री ने प्रतिक्रिया दी है। समित पात्रा का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो भगवान जगन्नाथ को पीएम मोदी का भक्त बता रहे हैं। हालांकि आलोचना के बाद समित पात्रा ने इसे अपनी भूल बताया है और माफी मांगी है। समित पात्रा के इस बयान पर ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने कहा, महाप्रभु को किसी अन्य इंसान का भक्त बताना भगवान का अपमान है। इसने दुनिया भर में रह रहे करोड़ों जगन्नाथ भक्तों और ओडिशा के लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाया है। भगवान ओडिया अस्मिता का सबसे बड़ा प्रतीक है। महाप्रभु को किसी इंसान का भक्त बताना बिल्कुल निंदनीय है। मंगलवार को बिहार के मोतिहारी में एक रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का भारत इंडिया ब्लॉक के पापों के साथ आगे नहीं बढ़ सकता। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया देखेगी कि इस चुनाव में लोगों ने इंडिया ब्लॉक को कैसे परास्त किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने महात्मा गांधी की विचारधारा को भुला दिया और एक परिवार को बढ़ावा देने में सभी प्रयास किए और भारत के 60 साल बर्बाद कर दिए। पीएम मोदी ने कहा है कि कांग्रेस और आरजेडी ने आपको सिर्फ और सिर्फ तरसा कर रखा। 60 वर्षों में इन लोगों ने बड़े बड़े महल बना लिए, स्विस बैंक में अकाउंट खुल गए, आपके पास पेट भरने को अन्न नहीं था, लेकिन इन लोगों की तिजोरियां और अलमारी नोटों की गड्डियों से भरी हुई हैं। आपके बच्चों के पास पढ़ने के लिए स्कूल नहीं था, लेकिन इनके बच्चे विदेशों में जाकर पढ़ते रहे। गरीब परेशानी और मुश्किल में था, लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इन लोगों के पास इन चुनाव में मोदी को गाली देने के सिवाय कोई मुद्दा नहीं है। कोई कह रहा है कि मोदी की कब्र खोदेंगे, कोई कह रहा है कि मोदी को गाड़ देंगे। कांग्रेस के शहजादे मोदी की आंखों में आंसू देखना चाहते हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 31 मई तक बढ़ा दी है। दिल्ली शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया फरवरी 2023 से न्यायिक हिरासत में है। दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी आए दिन नए विवादों में घिरती जा रही है। इस मुद्दे पर अब दिल्ली के उपराज्यपाल डॉक्टर वीके सक्सेना ने भी स्वाति मालीवाल से फोन पर बातचीत की और सीएम आवास में हुए इस घटनाक्रम पर नाराजगी जताई। दरअसल दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आप सांसद स्वाति मालीवाल से फोन पर बातचीत की थी, जिसके बाद अब उनका बयान सामने आया है। उन्होंने इस घटना पर रोष जाहिर करते हुए कहा, इस तरह की घटनाओं से पूरी दुनिया में भारत की छवि धूमिल होती है। उन्होंने कहा कि सोमवार को मालीवाल ने उन्हें फोन किया और अपने दर्दनाक एक्सपीरियंस शेयर किए। उपराज्यपाल ने कहा कि मुझे ये बात और परेशान करती है कि उनके साथ बदसलूकी मुख्यमंत्री के ड्राइंग रूम में हुई, जबकि सीएम केजरीवाल घर में मौजूद थे। अरविंद केजरीवाल के करीबी वैभव कुमार पर मारपीट का आरोप लगाने के बाद राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने पार्टी के नेताओं पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि स्वाति मालीवाल ने बीजेपी के इशारे पर वैभव कुमार पर आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी का यह भी कहना है कि स्वाति मालीवाल पर भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है और इसी कारण वो बीजेपी के षड्यंत्र का चेहरा बनी है। इन आरोपों पर स्वाति मालीवाल ने अब जवाब दिया है। उन्होंने एक्स पर लिखा है, कल से दिल्ली के मंत्री झूठ फैला रहे हैं कि मुझ पे भ्रष्टाचार की एफआईआर हुई है, इसलिए बीजेपी के इशारे पर मैंने ये सब किया है। उन्होंने कहा यह एफआईआर 8 साल पहले 2016 में हो चुकी थी, जिसके बाद मुझे सीएम और एलजी दोनों ने 2 बार और महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया। केस पूरी तरह फर्जी है, जिस पर 1.5 साल से माननीय हाईकोर्ट ने स्टे लगाया हुआ है, जिन्होंने माना कि पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ है। स्वाति मालीवाल ने कहा है कि वो हर झूठ के लिए कोर्ट जाएंगे। अमेरिका ने भारत का जिक्र करते हुए कहा है कि वो सभी धार्मिक समुदाय के साथ एक समान बर्ताव को लेकर कई देशों के साथ संपर्क में है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने हाल ही में न्यूयॉर्क टाइम्स में पीएम मोदी के कार्यकाल के दौरान भारतीय मुस्लिमों को लेकर छपी एक कहानी से जुड़े सवाल पर जवाब दे रहे थे। इस रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि भारत में मुस्लिम समुदाय के लोग अपने बच्चों और परिवार का अनिश्चितता और भय के माहौल में पालन पोषण कर रहे हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को बड़ा झटका लगा है। गजा में युद्ध अपराधों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी आईसीसी ने नेतन्याहू की गिरफ्तारी वारंट जारी करने की मांग की है।
नेतन्याहू के साथ ही इजरायली रक्षा मंत्री यायोव गैलेंट और हमास के नेताओं याह्या सिनवार, मोहम्मद दीव इब्राहिम अल मसरी और इस्माइल हनीह के लिए भी गिरफ्तारी वारंट की मांग की गई है। इजरायल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक अदालत के अभियोजक पक्ष की ओर से हमास के नेताओं के साथ ही उनके गिरफ्तारी वारंट की मांग किए जाने की निंदा की है। नेतन्याहू ने कहा है कि लोकतांत्रिक इजरायल की तुलना सामूहिक हत्यारों से करने को वो खारिज करते हैं। नेतन्याहू के बयान को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी दोहराया है। बाइडेन ने कहा कि इजरायल और हमास के बीच कोई तुलना नहीं है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।